गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। पढ़ेंगे कौन कौन से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। और लास्ट में पढ़ेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारा संविधान। तो संविधान जो है वो हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था, और इस दिन को हम मनाते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। और इन्फोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, और जिस दिन को हम मनाते हैं एज ए रिपब्लिक डे, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित जो लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्पायर्ड कहाँ से है? सबसे पहले ये चीज़ें तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में सारी बताई है, हर एक कंट्रीज के बारे में बताया है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। यूके से जैसे हमने लिया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू लिया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपीज यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। ओके। तो फेडरल सिस्टम यानी कि डिवीजन ऑफ द पावर होगी हमारे, लेकिन सेंटर जो है वो स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। ओके। की फीचर्स है हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या है? सबसे पहले हमारा जो इंडिया है वो क्या है? वो एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो है इंस्टीट्यूट हमारा सॉरी कंट्री है हमारी, क्या है? सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सॉवरेन भी है यानी कि कोई बाहर वाली कंट्री जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हमारे इंटरनल मैटर्स में। सोशलिस्ट है यानी कि सामाजिक है, लोगों के लिए जो है काम किया जाएगा। सेकुलर है यानी कि कोई भी धर्म जो है यहाँ पर सर्वोप्रिय नहीं है, ऑल आर इक्वल, ठीक है। डेमोक्रेटिक है, ठीक है, लोकतंत्र है यहाँ पर, ठीक है। और रिपब्लिक है हमारी कंट्री, ठीक है। याद रखेंगे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि यहाँ पर फेडरलिज्म होगा, यानी कि डिवीजन ऑफ द पावर होगी। सेंटर लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, कॉन्करेंट लिस्ट अलग है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे सेंटर काम करेगी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे स्टेट काम करेगी, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें दोनों काम करेंगे, ठीक है। लेकिन यूनिटरी बायस है, इसका मतलब ये है कि अगर इमरजेंसी प्रोविजन होगी तो क्या होगा? तो हमारा सेंटर जो है उसमें स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, फिर सेंटर ही हर चीज़ पे काम करेगी अगर इमरजेंसी कंडीशन होगी, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, आपको पता है पार्लियामेंट है हमारी संसद है, जहाँ पर प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो ये है हमारी कंपोजिशन पार्लियामेंट की। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, वो किसी से लिंक्ड नहीं है। हमारी जुडिशरी जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि हमारे पास वोट करने का अधिकार है, और वोट करने की जो एज है वो है 18+, ठीक है। तो 18+ जो है दैट इज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी संसद है। अब पार्लियामेंट जो है उसकी कंपोजिशन किस तरह से है मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। उसके बाद क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो ही इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ, ही और शी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ किसका? हमारा जो पार्लियामेंट है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा दैट इज द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ओके। तो अगर हम लोकसभा की बात की लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, और इसका टेन्योर होता है 5 years, और इसको हम डायरेक्टली जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं इनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम वोट करते हैं किनके लिए? लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो हम डायरेक्टली इनको वोट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा की बात की जाए मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। तो राज्यसभा जो है ये डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल नहीं है, ये परमानेंट बॉडी है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स जो है वो इसके रिटायर हो जाते हैं। ये परमानेंट बॉडी है, ठीक है। फंक्शंस क्या? अब हमारे पार्लियामेंट के फंक्शन क्या? पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल है टू द एग्जीक्यूटिव। क्या है हमारा एग्जीक्यूटिव? हु इज एग्जीक्यूटिव हेड? एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। वो उसकी अकाउंटेबिलिटी है किसको? पार्लियामेंट को। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो तो भी हम लोग पार्लियामेंट जो है वो उसको अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। इतना समझ आया। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। अब मैंने आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया। अब एग्जीक्यूटिव जो है उसमें कौन कौन आता है? सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो हमारे प्रेसिडेंट है। ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के, कुछ स्टेट्स के, ठीक है, कुछ यूनियन स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, वो जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, डायरेक्टली हम इनको इलेक्ट नहीं करते। आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ होते हैं कौन?
प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये क्या है, ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। एग्जीक्यूट करने वाला रियल बंदा कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा, लोकसभा के अंदर जो पार्टी मेजोरिटी में जीतती है उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है हेड होता है, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी में क्या आते हैं, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो दूसरे कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, ये सब जुडिशरी का पार्ट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये हमारा हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है, जुडिशियल रिव्यू कहता है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, ठीक है, अगर उन्होंने कोई जजमेंट दे दी है, अगर आप फिर से उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो वहाँ पर क्या है, एक कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद की ही दी हुई जजमेंट को जो है रिव्यू करता है। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्डियन है वो कौन है, दैट इज जुडिशरी। रिट जुडिशेशन अंडर आर्टिकल नंबर 32, रिट जुडिशेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी रिट जुडिशेशन पढ़ाई है। तो रिट जुडिशेशन जो है वो 5 तरह की है। कौन कौन सी है, हेबस कॉपस है, मैंडमस है, सर्श्योरी है, प्रोहिबिशन है और क्यो वारंटो है। ये सारी मैंने आपको समझाई है। तो रिट जारी करने का जो है वो रिट जो है जारी कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। अंडर आर्टिकल नंबर 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट जारी कर सकती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो स्टेट लेवल जो कोर्ट्स होते हैं वो है हाई कोर्ट। हमारे हाई कोर्ट्स जो है वो स्टेट लेवल कोर्ट्स होते हैं। रिट जुडिशेशन अंडर आर्टिकल नंबर 226 जो है वो आप हाई कोर्ट जा सकते हो रिट जो है वो इशू करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये अंडर आर्टिकल नंबर 324 के अंदर मेंशन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करती है, और ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट इज फेडरल स्ट्रक्चर। अब फेडरल स्ट्रक्चर जो है ये भी हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनता है। कैसे, फेडरल स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया था। देखो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस है जो हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी मेंटेन करने का काम कर रही हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले जो है वो डेमोक्रेसी मेंटेन रख रहा है, उसके बाद पार्लियामेंट्री इस चीज़ पे काम कर रही है, उसके बाद जुडिशरी इस चीज़ पे काम कर रही है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इस चीज़ पे काम कर रही है। तो दीज आर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फेडरल स्ट्रक्चर, अब फेडरल स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया था। फेडरलिज्म क्या चीज़ होती है, फेडरलिज्म ये चीज़ होती है कि सेंटर भी है और स्टेट भी है, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फेडरलिज्म में क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ द पावर की गई है। डिवीजन ऑफ पावर जो है वो किस तरह से की गई है, यहाँ पर है 3 लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें वो सब्जेक्ट्स है जहाँ पे यूनियन कानून बनाएगी, यानी कि सेंटर कानून बनाएगी। स्टेट जो लिस्ट है वो है जहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पर स्टेट कानून बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पर दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं, स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंटर भी कानून बना सकती है, दैट इज द डिवीजन ऑफ द पावर, ठीक है। उसके बाद 7th शेड्यूल में ये मेंशन है, लेकिन हमारा सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी तो फिर जो है वो स्टेट की नहीं चलेगी, फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एज ए यूनिटरी जो है वो बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, इसका मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो आपको पता है कि हमारे जो गांव में जो है वो क्या होती है, ग्राम सभा होती है, ठीक है, और जो शहरों में क्या होती है, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है। ओके, तो पंचायती राज जो है ये हमारा आया था, 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 के अंदर। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। 3 टायर सिस्टम है, और कुछ ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे सिर्फ 2 टायर सिस्टम है, ठीक है। तो ग्राम सभा जो है यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है, पंच सरपंच वो वाली चीज सिस्टम होता है। वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, 33% रिजर्वेशन है कुछ स्टेट्स में, और कुछ ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे 50% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन के लिए रखा गया है, ठीक है। उस तरह से अर्बन लोकल बॉडीज होती है जिसको हम कहते हैं म्यूनसिपैलिटीज। अब शहरों में क्या होती है, म्यूनसिपैलिटीज होती है। 74th अमेंडमेंट हुई थी, उसमें जो है ये म्यूनसिपैलिटीज इंट्रोड्यूस की गई थी। अर्बन लोकल बॉडीज को हम म्यूनसिपैलिटीज कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अब पढ़ते हैं हम लोग कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। ओके, तो इनमें से बताना है आपको कौन सा जो है इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर है, डिवीजन ऑफ द पावर यहाँ पर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपको पता है पार्लियामेंट की कंपोजिशन भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो दैट इज द आंसर। हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो यूएसए में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो चलता है। तो
ये इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका आर्टिकल आपको बताना है। तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल मैंने आपको अभी बताया, 324 अंडर आर्टिकल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मेंशन है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, मैंने अभी आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होता, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, नॉमिनल हेड होता है हमारा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो होता है हमारा रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये भी मैंने आपको बताया था। जुडिशियल रिव्यू जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा जो है, राज्यसभा के बारे में पूछा गया है। राज्यसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होती है या परमानेंट बॉडी है, या डिसॉल्व होती है 5 साल में, या हेड इसका प्राइम मिनिस्टर होता है। देखो, राज्यसभा जो है वो क्या है, एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट होती है लोकसभा, डिसॉल्व भी होती है लोकसभा 5 साल के बाद। अब राज्यसभा जो है इसका क्या होता है, 1/3 मेंबर्स जो है वो हर 2 साल में जो है वो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होते इसके, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जो पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये मैंने अभी आपको बताया, 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 के अंदर, जिसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट थीम्स है कुछ हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है क्या, इंडिया के अंदर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये मैंने अभी आपको बताया। पावर्स की क्या है, सेपरेशन है, अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्ग्रेंट लिस्ट है, जिसमें जो पावर्स है वो डिवाइडेड है, ठीक है। लिस्ट सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है जिसमें वो कानून बना सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो हमारी, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करना, दैट इज ऑल्सो मतलब ज़रूरी है, इसको एनालाइज करना ज़रूरी है कि क्या डेमोक्रेसी है और हम इस पे क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी का जो है वो बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जुडिशरी जो है दैट इज, मैंने आपको बताया कि गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नीड इंडिया, इंडिया के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, जो पहले वाले रिफॉर्म्स चलते आ रहे हैं उनमें कहीं ना कोई लूप होल जो है वो रह जाते हैं, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना इंडिया में बहुत ज़रूरी है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट और सेंटर जो है वो मिलकर के काम कर रही है, कॉपरेशन में काम कर रही है, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारी कंट्री के लिए। तो ये हो गया आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। थैंक यू सो मच, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कौन कौन से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आप इनके बारे में और चीज़ें पढ़ सकते हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज और कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।